Hello everyone, welcome to Sunshine Wangsan and this is our Haunted House Truth and Trick Part 12। गाइस मेरे गले की हालत बहुत ख़राब है तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में सुना था मैडम यू और वेंचाओ वींग को ढूंढने के लिए निकलने वाले हैं और दूसरी तरफ वींग को उल्टे सीधे विजन्स आ रहे हैं जो काफ़ी हॉरिफिक है। अब सुनते हैं आगे। सुबह के 9 बज रहे हैं। वींग और लैंसन अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। सडनली वींग कहते हैं, लैंसन क्रिसमस है कल, क्या हम कुछ करें? लैंसन वींग की एक्साइटमेंट देख के स्माइल करते हैं और कहते हैं, बोलो तुम्हें क्या करना है? तो वींग कहते हैं, क्यों ना हम घर में एक पार्टी थ्रो करें सबके साथ? तो लैंसन कहते हैं, पार्टी तो ठीक है वींग, लेकिन सब कौन है? हम तो यहाँ किसी को जानते ही नहीं है। तो वींग एक सैड सा पाउट बनाते हैं और कुछ देर सोचने के बाद बोलते हैं, क्यों ना हम वांग जी और वुजियान को इनवाइट करें, वो तो हमें अच्छी तरह से जानते हैं ना। वुशियान का नाम सुन के ही लैंसन के माइंड में एक अजीब सा डर हिट कर जाता है, लेकिन फिर भी वो वींग के सामने वो शो नहीं करते। वो हाँ में नोट करते हैं एक स्माइल के साथ। वींग ये देख के एक्साइटमेंट में उछलने लगते हैं। वो एक्साइटमेंट के साथ कहते हैं, वाओ लैंसन, थैंक यू सो मच, मैं खुद सारी तैयारी करूँगा। तो लैंसन कहते हैं, हाँ ज़रूर करना, लेकिन अपना ख्याल भी रखना, तुम बहुत केयरलेस हो वींग, खासकर यहाँ आने के बाद से। वींग थोड़ा सा सैड पाउट बनाते हैं और कहते हैं, लैंसन मुझे कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, पर अभी के लिए तुम मेरे साथ चलो, हमें शॉपिंग करने जाना है, बहुत कुछ खरीदना है हमें। लैंसन भी वीन के बातों पे एक स्माइल करते हैं। उन्हें थोड़ा सा अच्छा फील होता है अपनी वीन को नॉर्मल देख के। वो दोनों शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। शॉपिंग के वक्त उन्हें काफ़ी लेट हो जाता है। वो लोग रात के ऑलमोस्ट 9:30-10 बजे घर वापस लौट रहे होते हैं। तभी अचानक से लैंसन की नज़र उस चर्च पे पड़ती है जहाँ वो गए हुए थे। उन्हें सोंगलैन की सारी बातें याद आ जाती हैं जो सोंगलैन ने उनसे कही थी। लैंसन थोड़ी सी डीप थॉट में चले जाते हैं। तभी अचानक लैंसन नोटिस करते हैं वो शॉपकीपर वाली लेडी जो पहली बार वींग को मिली थी, वो लेडी उन्हें एक रोड के साइड में खड़े होकर घूर रही है। लैंसन को रीज़न तो समझ नहीं आता, पर उन्हें वो चीज़ बहुत वियर्ड लगती है कि ये औरत इतनी लेट नाइट को उन दोनों को ऐसे घूर क्यों रही है। दूसरी तरफ हमें वेंचाओ का सीन दिखाया जाता है जो कंटिन्यूसली ड्राइव करते हुए काफ़ी एग्जैजुरेट हो चुके होते हैं। वो इरिटेशन के साथ कहते हैं, ये लैंसन ने इस वींग को छुपाया भी तो 7 समुंदर पार, साला जितना ड्राइव करूं पहुंचता ही नहीं है। और एक है मेरे वो निकम्मे आदमी सारे, एक का भी अगर पता चल जाए मैं खुद गला घोट के मार दूंगा साले को। और मेरे वो सारे निकम्मे आदमी, अगर उन लोगों ने उस दिन वींग और लैंसन का सही से पीछा किया होता तो कब का मुझे वींग का पता चल चुका होता और मैं उसे लेके आ चुका होता। पता नहीं सारे कहाँ लापता होके बैठे हैं। ऐसे ही वेंचाओ कुछ देर और ड्राइव करते हैं, पर अचानक जैसे ही वो ईचैन के हाईवे क्रॉस कर रहे होते हैं उनको एक अजीब सा अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। रास्ता काफ़ी सुनसान होता है, तो वो ड्राइव करते हुए ही पीछे की तरफ मुड़ते हैं बैक सीट से अपनी पानी की बोतल लेने के लिए। वो अपनी पानी की बोतल ढूंढ रहे होते हैं लेकिन वो उनके हाथ नहीं लगता। तभी उनको एक चीख सुनाई देती है। वेंचाओ सामने की तरफ देखते हैं तो उन्हें पता चलता है उनकी कार जस्ट एक लड़की को हिट करने ही वाले होते हैं, पर वो जैसे तैसे अपनी कार को कंट्रोल करते हैं और लेफ्ट की तरफ मोड़ लेते हैं। वेंचाओ खुद भी काफ़ी घबरा चुके होते हैं इन सब से। वेंचाओ अपनी कार रोकते हैं और उस लड़की को देखने के लिए नीचे उतरते हैं। वो लड़की अपने दोनों हाथों से अपने फेस को कवर किए हुए नीचे बैठी हुई थी। वेंचाओ उस लड़की के पास जाते हैं और कहते हैं, आप ठीक है ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं? वो लड़की बस नाम नोट करती है। वेंचाओ ये सुन के थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं और उनसे पूछते हैं, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं, इतनी सुनसान सड़क पे? वो लड़की अपना सर थोड़ा सा उठाती है और कहती है, मुझे ईलिंग जाना था, मैं लिफ्ट का वेट कर रही थी, मुझे यहाँ से कुछ मिल नहीं रहा, मेरा खुद का कार खराब हो चुका है। वेंचाओ जैसे ही उस लड़की की फेस की तरफ देखते हैं वो स्टन हो जाते हैं, क्योंकि उस लड़की की फेस बला की खूबसूरती में रखी हुई थी। वेंचाओ कहते हैं, ठीक है फिर आप मेरे साथ चलिए, मैं भी ईलिंग जा रहा हूँ तो मैं आपको छोड़ दूंगा। वो लड़की भी हाँ में नोट करती है और खुश होकर बोलती है, थैंक यू सो मच, आपने मेरी मदद नहीं करते तो फिर पता नहीं मैं इतनी रात को वो ईलिंग कैसे पहुंचती। वेंचाओ उसकी खूबसूरती में बिल्कुल खो चुके होते हैं। वो एक डेविल सा स्मार्ट करते हैं और कहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, चलिए कार में बैठिए। वो लड़की और वेंचाओ दोनों कार में बैठ जाते हैं और वेंचाओ अपना कार स्टार्ट करते हैं वापस से। वेंचाओ थोड़ी थोड़ी देर में अपने साइड आइज से उस लड़की को घूर रहा होता है। वेंचाओ पूछते हैं, क्या आप इलिंग सही हैं, आप इतनी रात को वहाँ जा रही हैं, वैसे आपका नाम क्या है? वो लड़की का फेस अभी थोड़ा सा वियर्ड लुक ले लेता है जो रीड करना थोड़ा मुश्किल है। वो लड़की अपने स्टन फेस के साथ कहती है,
मैं तो हमेशा से वही रहता हूँ। अब दूसरे ही सेकंड वो खुद को नॉर्मल करते हुए कहती है, आई मीन रहती हूँ। सॉरी, मेरी हिंदी थोड़ी ख़राब है। पिंचा भी थोड़ा सा नर्वस स्माइल देके कहता है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। वैसे आपने बताया नहीं कि आपका नाम क्या है? वो लड़की इस बात पे बस स्माइल करती है और कोई जवाब नहीं देती। विंचा अब उस लड़की की हाथ पकड़ लेता है और उसे बहुत सेलेक्टिवली कहता है, आपने बताया नहीं आपका नाम क्या है? वो लड़की अब गुस्से में वेंचाओ को देखती है और कहती है, तुम्हें मेरा नाम जानने में बहुत दिलचस्पी है, वेंचाओ। अब वेंचाओ को एक अनजान खौफ ने घेर लिया होता है। उसे सर्दियों में भी पसीने आने लगते हैं और हाथ पैर ठंडे पड़ चुके होते हैं। एक अनजान डर उस पर हावी हो रहा होता है। वेंचाओ नर्वसली पूछते हैं, आपको मेरा नाम कैसे पता? वो लड़की अब थोड़ी सी मैनली वॉइस में कहती है, मुझे तो तेरे बारे में सब पता है। अब वो लड़की विदाउट एनी वार्निंग विंचाओ की गोद में जंप करती है। अचानक से इस लड़की की सडन एक्शन की वजह से विंचाओ के सामने का व्यू ब्लॉक हो जाता है और वो कार को कंट्रोल नहीं कर पाता। विंचाओ बहुत मुश्किल से बोलता है, कौन हो तुम? कौन हो? कौन हो तुम? विंचाओ की आंखें बंद होती है। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो आंखें खोल के सामने की तरफ देख सके उस लड़की को। विंचाओ और डरते हुए कहते हैं, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम कौन हो? प्लीज मुझे जाने दो। वो सामने वाला पर्सन कहता है, तुझे जाने देने के लिए ही तो आया हूँ। अब उसकी वॉइस पूरी मैनली हो चुकी होती है। बेंचाव से अब रहा नहीं जाता, वो डरते हुए अपने आईज ओपन करता है और देखता है उनके सामने उनकी गोद में जो बैठी हुई है वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक हेवनली ब्यूटीफुल प्रिंस है, जो है तो बेहद खूबसूरत पर इस वक्त उसके लिए बेहद डरावना। वो पूरे वाइट अटायर में है। विंचाओ इस लुक को देख के ऑलरेडी आधा तो मर ही चुके होते हैं, फिर भी वो बहुत हिम्मत निकाल के अपने पूरी हिम्मत जुटा के कहते हैं, कौन हो तुम? अब उस प्रिंस की आईज और रेड हो जाती है। वो अपनी हाथ की तरफ इशारा करता है और उनकी हाथ एक नॉर्मल हाथ से एक स्वॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है और वो अपने हाथ को वेंचाओ के दिल में घुसा देते हैं और कहते हैं, द लैंड वांगची। वेंचाओ के चेस्ट से कंट्रोलेबली ब्लड निकलने लगता है। वो ऑन द स्पॉट मर जाते हैं। लैंड वांगची का फेस अब पूरी तरीके से डार्क हो चुका होता है। वो कार को रोकते हैं और वहाँ से वैनिश हो जाते हैं। वेंचाओ की बॉडी कार में ही लाइफलेसली पड़ी हुई होती है। 2 घंटे और बीत जाते हैं। अचानक से वेंचाओ के कार के पीछे एक कार आके रुकती है और वहाँ से एक आदमी उतरता है। उसके हाथ में जीसस क्राइस्ट की एक स्टैचू होती है। वो वेंचाओ के कार के पास जाती है और उनके पास होली वाटर छिड़कती है और कहते हैं, ये मौत का सिलसिला फिर शुरू हो गया है। अगर इसे सही वक्त पे नहीं रोका गया तो ये पूरे तबाही मचा के मानेगा। मुझे जल्द से जल्द उस लड़के से मिलना ही होगा अब। इतना बोल के वो वापस अपने कार में बैठते हैं और कार को स्टार्ट करके विंचाओ की कार को ओवरटेक करके निकल जाते हैं। दूसरी तरफ वीइंग और लैंसन अपने घर पहुंच चुके होते हैं। वो दोनों का दिन आज काफ़ी अच्छा गुजरता है। वीइंग भी लौटते वक्त सारे रास्ते में बक करते हुए आए थे। लैंसन को भी ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। वो लोग जैसे ही घर पहुंचते हैं दोनों टायर्डली सोफे में बैठ जाते हैं। वीइंग कहते हैं, लैंसन तुम्हें राइस केक खानी है? मैंने तुम्हारे लिए पैक कराई थी, रुको मैं लेके आता हूँ। लैंसन कहते हैं, वीइंग अभी बहुत लेट हो चुका है, अभी चलो सो जाते हैं, तुम सुबह खा लेना। वीइंग कहते हैं, नहीं लैंसन मुझे अभी खानी है, पहले केक खाएंगे उसके बाद सोएंगे। लैंसन स्माइल के साथ एक डीप ब्रीथ लेते हैं और कहते हैं, ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी, पर नाइट हो गया है, ज़्यादा मीठा नहीं। वीइंग कहते हैं, यस बॉस जैसा आप कहें। इस बात पर दोनों स्माइल कर देते हैं। ऐसे उन दोनों की नाइट काफ़ी अच्छी गुजरी होती है। दूसरी तरफ मैडम यू भी ऑन द वे होते हैं। वो वेंचाओ को कांटेक्ट करने की काफ़ी कोशिश करते हैं बट वेंचाओ का कॉल लग नहीं रहा होता। मैडम यू इरिटेटली जियान फेंगमियान से कहती है, इस नालायक आदमी को तुमने कहाँ से ढूंढ लिया फेंगमियान? इसको पैसे देने वक्त भी हमें धमकाना होता है, वीइंग को चाहिए तब भी हमें धमकाना होता है और जब ज़रूरत पड़ने पे हम इसे कॉल करते हैं तब इसका फ़ोन ही नहीं लगता। जियान फेंगमियान थोड़े सीरियस होके कहते हैं, "आ, यू वो एक्चुअली मैं कह रहा था कि जियान फेंगमियन काफ़ी हेजिटेट कर रहे होते हैं कहते हुए। मैडम ये और इरिटेट होके कहती है, अब कहोगे भी? तो जियान फेंगमियन कहते हैं, "आ, वो वेंचाओ काफ़ी कैरेक्टरलेस इंसान है, तुम्हें नहीं लगता? क्या हम वीइंग के साथ सही कर रहे हैं?" मैडम यू अब और गुस्से में कहती है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वो कैसा है, मुझे फ़र्क पड़ता है पैसे से। अगर वो हमें तुम्हारे वीइंग के बदले पैसे दे रहा है तो सब सही है,
उसके कैरेक्टर से मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे अपने बच्चे की शादी नहीं करानी है उससे। जियान फिंगमैन कहते हैं। पर फिर भी उसकी सारी प्रॉपर्टी तो ऑलमोस्ट हम ले ही चुके हैं, तो फिर क्यों? तो मैडमियो बीच में ही उन्हें काटते हुए कहती है, कहाँ से प्रॉपर्टी ले ली है? सारी प्रॉपर्टी अब भी उन दोनों के नाम पे ही है। वो दोनों भाई बहन जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक हम दोनों के गले में लटके रहेंगे, तब तक हमें कुछ नहीं मिलने वाला। मानती हूँ सब हमारे कंट्रोल में है, लेकिन इस कंट्रोल से निकलने में वक्त नहीं लगेगा जब तक सब कुछ परमानेंट ना हो जाए, ये भूलो मत। जियान फैंगमियन भी एक सैड से शक्ल करके चुप हो जाते हैं, उनके पास भी बोलने के लिए कुछ नहीं होता। माना वो अपनी वाइफ जितना उतना लालची नहीं है, बट स्टिल वो भी लालची है। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई प्रॉमिस मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेके आऊंगी, और नेक्स्ट पार्ट होगा क्रिसमस एपिसोड, और उसमें होगा कुछ न्यू ट्विस्ट एंड टर्न्स। तो स्टिल ट्यून्ड।